हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो वीडियो स्पेशली आपका इथिक्स जो कि लास्ट मॉड्यूल है हमारे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग उसी के ऊपर रहेगा। सारे क्वेश्चंस हमारे इथिक्स के रिगार्डिंग रहेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में हमने जो 4 मॉड्यूल हैं उनके काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स देखे, इथिक के क्वेश्चंस नहीं थे। तो इस वीडियो में हम ज़्यादातर इथिक्स के क्वेश्चन ही कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स? Business ethics, it means set of rules or principle that the organization should follow. So business ethics का मतलब, इसको एग्जांपल से समझेंगे, फिर इसका डेफिनेशन हम रीड करेंगे। बिजनेस एथिक्स का मतलब जैसे कुछ एथिक्स ऐसे हैं जो कि कानून के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको मालूम है कि ये जो एम्प्लॉय है इतना काम करते हैं, तो इस हिसाब से इनका मिनिमम वेज इतना होना चाहिए। मिनिमम वेज के लिए लॉ है, कानून है, कानून के हिसाब से बताया गया कि मिनिमम इतना वेज तो रखना है। वो इसलिए था क्योंकि सभी जो बिजनेस है वो इथिक्स नहीं फॉलो करते थे। बिजनेस जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिजनेस करती है, वो बिजनेस इथिक्स को नहीं मानती थी। बिजनेस इथिक्स का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे इतने लोग काम कर रहे हैं तो हाँ वो इतना मेहनत करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा, तो उनको इतना सैलरी तो मिलना ही चाहिए। बट बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कम सैलरी पे कर रही थी, काम ज़्यादा ले रही थी, बहुत ज़्यादा, जो कि बिजनेस एथिक्स के खिलाफ था। इसीलिए लॉज कानून आया कि हाँ मिनिमम इतना वेज तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो कुछ बिजनेस एथिक्स को लॉ के द्वारा भी इम्प्लीमेंट कराया गया था, क्योंकि खुद से वो लोग नहीं उसको पूरा कर रहे थे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं किसी भी बिजनेस एथिक्स के। ये एग्जांपल जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे कोई प्रोडक्ट बना रही है जो बहुत ज़्यादा केमिकल है। मान लीजिए फूड प्रोडक्ट बना रही है और उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है और वो लोगों की हेल्थ के खिलाफ है, तो वो बिजनेस एथिक्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं। एथिक्स मतलब हमें मालूम है कि ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आपको देख के खुद से फीलिंग आ जाएगा कि ये अनएथिकल है, मतलब ये सही नहीं है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि बिजनेस क्या ऐसी चीज़ है जो सही नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि वेजेस बहुत कम पे कर रहा है, काम बहुत ज़्यादा ले रहा है पर वेजेस बहुत कम पे कर रहा है। एक हो गया बिजनेस अनएथिक का। तो बिजनेस एथिक मतलब प्रॉपर सही वेज पे करना है जितना आप उनसे काम ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल कि आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है और लोगों की हेल्थ उससे ख़राब हो जाएगी, तो वो भी बिजनेस अनएथिकल हो गया। एथिक्स मतलब हम खुद से हमें मालूम रहता है कि क्या चीज़ें सही है गलत है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है क्या गलत है, वही हो जाएगा हमारा बिजनेस एथिक्स। अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट मीन्स सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो। मीन्स कुछ रूल्स और प्रिंसिपल है वो कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। While in business ethics, ये सिंपल ethics का बोला। While in business ethics, it refers to code of conduct that businesses are expected to follow while doing business. तो कुछ code of conduct है। code of conduct का मतलब क्या हुआ कि कुछ रूल्स है, एक तरह से कुछ गाइडलाइंस है जो इनको माननी चाहिए। जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बिजनेस करते टाइम पे उन कोड ऑफ कंडक्ट को मानेंगे, उसको पूरा करेंगे। वही होता है हमारा बिजनेस एथिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्यों, तो बिजनेस एथिक्स के क्या प्रिंसिपल है, किन सिद्धांतों पे बिजनेस एथिक्स काम करता है। तो पहला हो गया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? इंटीग्रिटी का मतलब आप सही काम कर रहे हैं और अब चाहे कोई आपको देखे चाहे कोई आपको ना देखे, फिर भी आप अपना काम सही तरह से कर रहे हैं, वो होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ये नहीं कि आप कोई आपको देख रहा है, कोई आप पे नजर बनाए कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तब तभी आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर कोई आपको नहीं देख रहा तो गलत काम कर रहे हैं, वो इंटीग्रिटी नहीं होता। इंटीग्रिटी मतलब हम सही काम करें, इथिकल भी वो सही हो, मॉरली भी सही हो, चाहे कोई हमें देखे या ना देखे, वो होता है इंटीग्रिटी, मतलब सही काम करना हमेशा। दूसरा होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब आप लॉयल है, वफादार है। तीसरा हो गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं। रिस्पेक्ट एंड कंसर्न, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कंसर्न भी, चिंता करते हैं, आप किसी दूसरे की चिंता करते हैं कि कुछ गलत ना हो। फेयरनेस होना चाहिए। फेयरनेस मतलब सही सही तरह से डील करना है। और लीडरशिप, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं किसके हैं, ये बिजनेस एथिक्स के हैं। तो अभी हमने ऊपर जो मैंने आपको एथिक्स का एग्जांपल दिया था, तो जो बिजनेस एथिक्स का मैंने आपको डेफिनेशन से पहले एग्जांपल कहा था कि ये होना चाहिए सही, तो फेयरनेस में वो आ जाएगा। फेयरनेस मतलब सही तरह से आपको काम करना है। और इंटीग्रिटी प्रॉपर होनी चाहिए, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और कंसर्न, फेयरनेस और लीडरशिप। तो ये सारी क्वालिटीज़ किसके लिए पूरी होती है, ये सारे प्रिंसिपल किसके लिए, ये हमारे बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ नॉट प्रिंसिपल फॉर बिजनेस एथिक्स, तो इनमें से जो पॉइंट आपको नहीं दिखेगा तो बोला नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इथिक्स हेल्प इन डीलिंग में। तो इथिक्स से क्या मदद मिलती है? तो इथिक्स के डायलेमा, किसी प्रकार के आप असमंजस में है, मतलब हम डाउट में है कि क्या सही है क्या गलत है,
उससे हम इथिकल वे में सोचे तो हमें उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, अगर हम किसी बात के को लेके असमंजस में हम खुद कंफ्यूज है कि क्या सही है क्या गलत है, तो अगर हम इथिकल होकर सोचेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और क्या गार्ड्स रेपुटेशन और गुडविल था, तो अगर आप इथिकल होकर सारा काम करेंगे तो आपका रेपुटेशन अच्छे से बना रहेगा और आपकी गुडविल जो है, गुडविल क्या होती है कि कमाई जाती है टाइम के पीरियड के साथ, और ये इंटेंजिबल है, मतलब गुडविल को हम टच नहीं कर सकते। जैसे आप कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उस कंपनी की इमेज आपकी नज़र में बहुत अच्छी है, आप कहते हैं ये इस ब्रांड का तो पक्का ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके हमने ऑलरेडी काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो इसके बाकी प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे, तो वो एक तरीके का गुडविल का एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी ने एलजी का टीवी लिया, फिर उसको लगा ये टीवी तो बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी भी अच्छा है और इसका कॉस्ट भी कम है, तो अब उसको फ्रिज लेना है, उसको वॉशिंग मशीन लेनी है, उसको एसी लेना है, तो वो सारा एलजी ब्रांड का ही लेगा। तो वो क्या है, उसकी गुडविल है कि एक प्रोडक्ट ने इतनी अच्छी गुडविल क्रिएट की कि आप उसके बाकी जो प्रोडक्ट है उस पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, तो वो क्या है, वो उसका गुडविल है। तो गुडविल हम किसी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इसको हम किसी तरह से टेंजिबल, इसको हम टच नहीं कर सकते कि गुडविल है, इसको हम टच, ये इंटेंजिबल है। और ये एक तरीके की ब्रांड इमेज है, किसी भी कंपनी की ब्रांड इमेज है। ठीक है, तो गुडविल को प्रोटेक्ट करता है अगर आप बहुत इथिकली होके काम कर रहे हैं। इथिकल हमें बताता है कि हमें सही काम करना है हमेशा। इट हेल्प अवॉइड रिस्क, तो किसी टाइप का अगर रिस्क है तो उससे भी आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर अगर आप इथिकली होके सारा काम करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म इन बैंकिंग। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब यही हो गया कि जो भी है, आपको जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे एम्प्लॉय को, सबको, इसका आप यहीं से रीड कर दें। द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ बैंक एज वेल एज पीपल कॉन्फिडेंस इन बैंक डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो कैसी इमेज है, कैसा रेपुटेशन है किसी बैंक का, तो वो डिपेंड करता है कि लोगों का कितना विश्वास है, और लोगों का कितना विश्वास है उस बैंक का, वो पे वो डिपेंड करता है कि उसके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉय है उस बैंक के, वो कैसी सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं। देयर एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड शो अटेंशन टू देयर को वर्कर्स एंड क्लाइंट्स, तो उनके कोई क्लाइंट्स है, को वर्कर्स है, उनको कितना वो अटेंशन शो कर रहे हैं, और उनकी एबिलिटी क्या है इंटरेक्ट करने की। ठीक है, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा वो बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शो कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनलिज्म बताता है बैंकिंग का। तो ये देखना है कि मान लीजिए आप किसी बैंक में गए, आपने देखा कि वहाँ के जो भी स्टाफ है वो कस्टमर को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कस्टमर्स के लिए, तो अगली बार भी कस्टमर वहाँ जाना चाहेंगे। अगर नॉर्मल सेविंग बैंक है, तो अगर हाउसिंग लोन लेना तो डेफिनेटली उसी बैंक को प्रेफर करूँ, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है वहाँ के एम्प्लॉयज़ का, तो उसका जो इंप्रेशन है बहुत अच्छा है, रेपुटेशन बैंक की अच्छी बनी। इतना ही नहीं कि वो एम्प्लॉय के साथ कैसे बात करे, चलिए एक तो बैंक ऐसा है जिसमें बैंक के एम्प्लॉयज़ कस्टमर के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि बैंक एम्प्लॉय कस्टमर के साथ तो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, पर अपने जो कोवर्कर्स हैं, अपने जो बाकी के एम्प्लॉय हैं, उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन बताता है कि कैसे ये अपने ही जो साथ के कोवर्कर्स हैं, अपने जो खुद के साथ के एम्प्लॉय हैं, बाकी जो बैंकर्स हैं, उनके साथ इनका बिहेवियर कैसा है, वो भी किसी भी पर्सन की प्रोफेशनलिज्म को बताता है, दर्शाता है। ठीक है, तो ये भी देखना है कि वो कस्टमर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये भी देखना है कि वो अपने कोवर्कर्स या कोई क्लाइंट है उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को नोटिस किया जाता है। तो यही बैंक की रेपुटेशन और बैंक में कस्टमर का कितना कॉन्फिडेंस है उस पे, इन चीज़ों को, ये चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। प्रोफेशनलिज्म मतलब अपने कस्टमर के साथ, अपने कोवर्कर्स यानी अपने साथियों के साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ, सबके साथ अच्छा बिहेव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, इट रेफर्स टू इम्पॉर्टेंट एंड इंड्यूरिंग बिलीफ और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच इंडिविजुअल मेक जजमेंट। तो वैल्यूज मतलब जैसी आपकी वैल्यूज है उसी हिसाब से अपनी लाइफ में आप जजमेंट करते हैं। इट इज सेंटर ऑफ आवर लाइफ विच एक्ट एज स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स। तो ये हमारे जो लाइफ का कोर प्रिंसिपल है, ये हमारे जो माइंड का कैसा इमोशनल स्टेट है वो बताता है वैल्यूज़। और वैल्यूज़ मतलब हम कैसे लाइफ में किसी चीज़ को लेके कैसा जजमेंट करते हैं, वो हमारी वैल्यूज़ है। पर्सनल वैल्यू मतलब पर्सनली हमारी क्या सोच है, हम कैसे सोचते हैं। कल्चर वैल्यू मतलब कल्चर के साथ हमें कैसा, कल्चर के रिगार्डिंग हम कैसा सोचते हैं, पर्सनली हम लोग कैसा सोचते हैं। तो वैल्यूज़ ये बताता है कि हमारी कैसी थिंकिंग है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी टाइप के जजमेंट को लेके लाइफ में हम कैसा सोचते हैं। तो वो, तो वैल्यूज़ ही हमारे प्रिंसिपल और बिलीफ है जिसके बेसिस पे हम अपनी लाइफ में किसी भी टाइप का जो जजमेंट है, इंडिविजुअल जो है, मतलब हर पर्सन का अलग अलग जजमेंट होता है, वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो वैल्यूज़ हमारे किसी भी हमारे या किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में जजमेंट के लिए हेल्प करता है, और वो उसके बिलीव और प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है, उसी के
उसी पे इसकी डिपेंडेंसी होती है हमारी वैल्यूज़ की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड वैल्यूज? तो इथिक्स भी वही बताता है कि ये सही है ये गलत है। वैल्यूज मतलब क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो इथिक्स हमेशा ये बोलेगा कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग नॉन वेज होते हैं, जो लोग सॉरी जो लोग वेज होते हैं, तो उनके हिसाब से जो इथिकल बात है, इथिकल बात ये है कि हाँ किसी को मतलब नॉन वेज ही नॉन वेज वेज सही है, नॉन वेज नहीं हमें खाना चाहिए, वो पर्सन ये बोलेगा ठीक है ये इथिकल है। और जो खुद पर्सन नॉन वेज खाता है वो बोलेगा हाँ नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ये इथिकल है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। पर दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। जो नॉन नॉन वेज खाता है या जो वेज खाता है, दोनों इथिकली बोलेंगे कि हाँ इथिकली तो ये बात सही है कि हमें जानवर को नहीं मारना चाहिए। पर अगर हम वैल्यूज की बात करें तो बोलने में दोनों इस बात को एक्सेप्ट जरूर करेंगे कि हाँ इथिकली ये बात गलत है कि जानवर को मारा जाता है। पर वैल्यूज दोनों के अलग अलग हैं, उनकी जो पर्सनल वैल्यूज है वो अलग है। इसकी वजह से एक पर्सन उसमें से वेज है और एक पर्सन उसमें से नॉन वेज है। मतलब वैल्यूज किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ की जजमेंट को बताता है। इथिकली तो हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो हम खुद जानते हैं। और वैल्यूज बताता है कि हम जानते तो हैं पर हम करते क्या है। मतलब हमारी जजमेंट हमें देखनी, हमें मालूम है कि यह चीज़ गलत है, सिर्फ हमें मालूम होना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इसमें बहुत फर्क है। तो इथिकल मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वैल्यूज मतलब हमारी पर्सनल वैल्यूज बताता है। वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। जैसे किसी को लगता है, कोई भी एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको ये लगता होगा, उसकी जो वैल्यूज है वो उसको बोलती होगी। किसी पर्सन को कोई पर्सन, अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पर्सन किसी चीज को अलग तरह से सोचता है और दूसरा पर्सन उसी चीज को अलग तरह से सोचता है। वो हमारी पर्सनल वैल्यूज होती है जो कि हमारी लाइफ में जजमेंट के लिए हेल्प करती है, जिससे हम अपना जजमेंट है किसी चीज को लेके सोचते हैं। वैल्यूज प्योरली, हमारी यहाँ पे एक लाइन है, वैल्यूज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। मतलब हमारा जो इमोशनल स्टेट है माइंड उसको दर्शाता है वैल्यूज, और इट एक्ट एज मोटिवेटर। जैसे हमारी वैल्यूज हमें बोलती है उसी हिसाब से हम लाइफ में मोटिवेट होते हैं। ठीक है, इथिक्स तो हमने देख लिया। इथिक्स एक तरह की गाइडलाइंस है जो हमारे कंडक्ट को बताता है। और ये मॉरल प्रिंसिपल्स है। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो ये हमारे इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, और ये हमारे लिए एक मोटिवेटर का काम करती है। कौन? वैल्यूज। और वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वैल्यूज होती है। किसी की वैल्यूज किसी चीज को किसी तरह से देखती है और दूसरे पर्सन उसी चीज को किसी और तरह से देखते हैं। जैसे मैंने आपको वेज और नॉन वेज का एग्जाम्पल बताया। इथिकली दोनों इस बात को मानते हैं कि हाँ मतलब जानवरों की हत्या करके इस तरह से जो है नॉन वेज खाना गलत है, ये बात दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं। पर उनकी वैल्यूज डिफर है। एक को लगता है कि नहीं इथिकली वो इस बात को मानने को तैयार है, पर उसकी जो पर्सनल वैल्यूज है वो बोलता है कि नहीं सभी लोग खाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग क्यों अपना स्पेसिफिकली ऐसा सोचें। ठीक है, तो वो उस तरह की उनकी पर्सनल वैल्यूज है जिसके हिसाब से वो अपनी लाइफ में जजमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये इथिकल का चैप्टर मैंने आपको बुक से बहुत डिटेल में पढ़ाया है। बुक की जो मैकमिलन बुक के, एक बार वहाँ से आप जाके देख सकते हैं अगर आपको बहुत डिटेल में इनके क्वेश्चन आंसर्स को समझना है तो। ये मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस रखे। व्हाट आर कोर वैल्यूज? कोर वैल्यूज क्या होती है? कोर वैल्यूज आर द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फंडामेंटल बिलीफ होती है कौन? कोर वैल्यूज। दिस गाइडिंग प्रिंसिपल डिक्टेट बिहेवियर एंड कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट। तो कोर वैल्यूज एक तरीके का प्रिंसिपल है जो कि हमें गाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे बिहेवियर को तो बताता है, उसका ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, और ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि क्या सही है क्या गलत है। कौन? हमारी कोर वैल्यूज। नेक्स्ट है एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सेट ऑफ कोर वैल्यूज, नेम सम ऑफ कोर वैल्यूज। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर वैल्यूज होनी चाहिए, तो कुछ कोर वैल्यूज के नाम बताइए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसकी कोर वैल्यूज के कुछ एग्जांपल्स हमें बताने हैं, उससे हमें कोर वैल्यू का डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा, एग्जांपल्स हमें समझ में आ जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज होता है जैसे कि कस्टमर सर्विस, कि आप कस्टमर को कैसी सर्विस दे रहे हैं। एग्जांपल बैंकिंग लाइन में, कि कस्टमर तो है आपके पर आप उसको सर्विस कैसे दे रहे हैं। कि कस्टमर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सोच रहा हो कि इस बैंक से मेरे को अकाउंट क्लोज करके कहीं और जाना है, कहीं और मूव ऑन करना है, तो किस तरह की क्या आप सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई है नहीं। फिर एम्प्लॉय केयर, ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा कि कितने एम्प्लॉय की केयर की जा रही है, कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, कितना इथिक्स है आपकी, कितना इथिक्स को आप फॉलो करते हैं, कितना इंटीग्रिटी से काम करते हैं। इंटीग्रिटी मतलब कोई चाहे आपको देखे या ना देखे आप उसी तरह से काम करते हैं, आप हमेशा सही तरह से काम करते हैं बिना किसी शो ऑफ के, वो होता है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट ग्रोथ कैसी है, कितना आप स्टेबिलिटी है आपका, कितना इनोवेशन है, कितना आप इनोवेटिव होके काम करते हैं, कितना फ्लेक्सिबिलिटी काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, उस हिसाब से काम करना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कितना लेते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसके तहत हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ एज ए सोशल हमें हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ काम करना होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है,
कहीं पे बाढ़ आती है, फ्लड होता है, तो वहाँ पे वो कुछ डोनेशन देती है, तो वो एक तरीके का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ठीक है, यहाँ के या कहीं पे दूर दराज के किसी एरियाज में जहाँ पे स्कूल्स का सुविधा नहीं है, स्कूल्स नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई छोटा स्कूल, प्राइमरी स्कूल ओपन कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है। या कई बार पेड़ वो लगवा देते हैं, रोड की साइड में पेड़ पौधे लगवाते हैं, तो ये सारा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तो ये सारी कुछ कोर वैल्यूज है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज पर्सनल एथिक्स? पर्सनल एथिक्स क्या है? पर्सनल एथिक्स इज a category of philosophy that determine what an individual believe about morality और right और wrong। तो कोई भी पर्सन पर्सनली क्या सोचता है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। दिस इज यूजुअली डिस्टिंग्विश फ्रॉम बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स और पर्सनल एथिक्स में ये डिफरेंस है कि बिजनेस एथिक्स, दिस ब्रांच ऑफ एथिक्स यानी कि जो बिजनेस एथिक्स है, इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स, नॉट द इंडिविजुअल कॉन्सेंस। कॉन्सेंस होता है विवेक, आप खुद से क्या सोचते हैं। पर्सनल एथिक्स मतलब आपकी खुद की क्या राय है किसी चीज को लेकर, आप कैसे सोचते हैं। एक बिजनेस एथिक्स होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है या गवर्नमेंट क्या सोचती है, वो हो जाएगा बिजनेस एथिक्स। मतलब जो कि बाहर, आउटसाइड, आपके बाहर की कोई भी चीज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपकी गवर्नमेंट है, वो क्या सोचती है, वो कैसा सोचती है, तो वो हो जाएगा बिजनेस एथिक्स। या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसा सोचती है। पर्सनल एथिक्स हो जाएगा कि आपके पर्सनल बिलीफ क्या है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि केमिकल के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उनको लगता है क्योंकि वो बना रही है तो उस एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो सोचती है कि हाँ हमारी कंपनी के लिए तो ये अच्छा है, तो बिजनेस एथिक्स के हिसाब से उसको लगता है कि कोई नहीं, केमिकल के प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत लोगों को लॉस होता है पर भी उनको ठीक लगता है। पर एज ए पर्सनल एथिक्स, आप एज ए पर्सन क्या सोचते हैं, कि आपको लगता है कि आप भले ही उस केमिकल फैक्ट्री में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो पर क्या एज ए पर्सन आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। तो एज ए पर्सन बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये गलत है, तो वो हो गया पर्सनल एथिक्स। पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनका बिजनेस ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचती होती तो वो ऐसा काम नहीं करती, यानी कि उनको इथिकली ठीक लगता है, पर एज ए पर्सन आप वहाँ काम करते हैं, आपको मालूम है कि ये गलत है, तो वो आपका हो गया पर्सनल एथिक्स। मतलब किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल धारणा, पर्सनल उसका कॉन्साइंस उसको क्या बताता है, वो होता है हमारा पर्सनल एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू आर्ग्यूबिलिटी कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब हो गया कि इम्प्लीमेंट करना सही बिजनेस की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को लेके, किसी भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को लेके। सम इश्यूज अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि मान लीजिए इनसाइडर ट्रेडिंग है, या रिश्वत ली जा रही है, या भेदभाव किया जा रहा है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इसके ऊपर एक आपका क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन आएगा तभी हम इसको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में आपको बताती है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब आपके कुछ शेयर्स है जो कि आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं, पर जो पर्सन है, जो वहाँ के एम्प्लॉय है, उनको मालूम है कि हमारी कंपनी की क्या सिचुएशन है। वो नॉर्मल जो आउटसाइडर उसे बहुत अच्छे से अपनी कंपनी को समझते हैं, इसीलिए उनको मालूम है कि हमारी कंपनी की क्या सिचुएशन है, उसके शेयर्स कैसा है, मतलब हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको मालूम है अपनी कंपनी के बारे में, और वो फिर अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को उसी सबसे बताते हैं कि आप इस कंपनी का शेयर ले लीजिए, हमारी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो वो सारा इनसाइडर ट्रेडिंग है, मतलब आप कंपनी के इनसाइडर है और आप उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या अपने रिलेटिव के पर्सनल बेनिफिट के लिए, वो होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स इस बात पे गौर करता है, इट रेफर्स टू इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू कंट्रोवर्सीज। तो आपकी जो पॉलिसीज है वो कैसी है, कितनी अप्रोप्रिएट है, किस तरह की प्रैक्टिसेस आप यूज करते हैं अपने बिजनेस में, तो सारा क्या आ जाएगा, हमारा बिजनेस एथिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बोला व्हाट इज इथिकल रीजनिंग। इथिकल रीजनिंग का मतलब क्या, नॉर्मल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, फिर हम इथिकल रीजनिंग का मतलब भी समझेंगे। नॉर्मल रीजनिंग में होता क्या है, रीजनिंग में किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जानने की कोशिश की जाती है। कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जिसके थ्रू में बेस्ट ऑप्शन को फाइंड करना होता है, वो हो गया हमारा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग मतलब माइंड से हमें समझना होता है कि क्या चीज़ कितनी सही है। जैसे रीजनिंग में पजल्स होगी, कुछ हमें डेटा दिया होगा, उसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना होता है कि पजल क्या है, वो एक टाइप की रीजनिंग होगी। ठीक है, अब इथिकल रीजनिंग क्या हुआ, इथिकल रीजनिंग इज अ प्रोसेस रिकॉग्नाइजिंग विच डिसीजंस रिक्वायर्स इथिकल जजमेंट। मतलब ये एक तरीके का प्रोसेस है जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा डिसीजन इथिकल जजमेंट के लिए सही है। Determining potential reasonable course of action, finding support for potential course of action, and then selecting the course of action best। तो आपको देखना है कि कौन सा आपका कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है, और उसके लिए आपको फाइंड करना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहले हमें इसमें आपको क्या करना है, इथिकल होकर डिसाइड करना है। मतलब इथिकल रीजनिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप रिकॉग्नाइज करते हैं, आप जानते हैं कि इथिकल होके आपको जानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है।
ठीक है, और जो कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट आपको सपोर्ट करता है वही आपको चूज करना है, वो हो गया हमारा इथिकल रीजनिंग। ठीक है, इथिकल रीजनिंग मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें अपना इथिकल जजमेंट का डिसीजन लेना होता है। और कैसे लेते हैं हम, हमें जो रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन है उसको डिटरमाइन करना होता है, और उसमें से सेलेक्ट करना होता है कि बेस्ट जो है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा रहेगा, कौन सा एक्शन हमें करना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, उस हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते हैं। वो होता है हमारा इथिकल रीजनिंग। नेक्स्ट होता है व्हाट इज इथिकल डायलेमा। डायलेमा मतलब आप कंफ्यूजन में हो, क्या सही है क्या गलत है। सो इथिकल डायलेमा इज अ प्रॉब्लम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस, टू पॉसिबल ऑप्शंस, नीदर ऑफ विच इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल फ्रॉम इथिकल। तो मतलब दो आपके पास ऑप्शंस है, और अगर आप इथिकली बात करें तो कुछ भी उसमें से पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, दोनों ही बातें सही लग रही है, दोनों ही बातें खराब, पर एक आपको उसमें से सेलेक्ट करना है, वो हो गया इथिकल डायलेमा। इसमें ऐसे भी होता है कि या तो बिल्कुल ही दो ऑप्शंस जो कि बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं पर उसमें से एक लेना है, या दो ऑप्शन जो बिल्कुल ही सही लग रहे हैं पर उसमें से कोई एक जो ज्यादा सही लेना है वो लेना है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो वो होता है हमारा इथिकल डायलेमा। इथिकल डायलेमा का मतलब क्या हो गया कि दो या तीन ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है कि क्या सही है, दोनों में से दो दो तो सही है, जैसे कहते हैं ना, दो आपके पास ऑप्शंस है पर उसमें से क्या सही है वो आपको सेलेक्ट करना है, वो हो गया आपका इथिकल डायलेमा। इथिकल डायलेमा मतलब हम खुद कंफ्यूज है कि हमें क्या लेना है, दो ऑप्शंस जो कि इथिकली हमें ठीक लगते हैं या इथिकली हमें खराब लगते हैं, उन दो ऑप्शंस में से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है, और उसी को लेके हम डायलेमा में हैं, हम कंफ्यूजन में कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो होता है हमारा इथिकल डायलेमा। और ये कब होता है इथिकल डायलेमा, ये तब होता है जब दो सिचुएशन हमारे पास होती है और हमें लगता है कि दोनों या तो इथिकली सही, दोनों ही बातें करेक्ट है, या दोनों दो ही ऑप्शन है, दोनों बातें तो हमें करेक्ट लगेगा, दो ऑप्शन है दोनों ही बातें हमें खराब लगेंगी, पर हमें दोनों ही बातें, मान लीजिए दो ऑप्शन है, दो में से आपको लगता है कि दोनों ही ठीक है, क्या डिसाइड ले, दोनों में से मान लीजिए ए और बी है, तो दोनों ही रास्ते आपको ठीक लग रहे हैं कि ए वाला ऑप्शन भी ठीक है बी भी सही, पर आपको फाइनल डिसीजन तो लेना पड़ेगा ए या बी, तो आपको देखना पड़ेगा दोनों में से दोनों तो ठीक है पर ज्यादा ठीक कौन सा है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं और इथिकल डायलेमा से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं किसी भी इश्यू को। दूसरा ऑप्शन की दो ऑप्शन है दोनों ही खराब लग रहे हैं, तो जो ज्यादा खराब है उसको तो आप नहीं लेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों में से ये ज्यादा खराब है, तो जो कम खराब है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने इथिकल डायलेमा से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफाइन वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स का मतलब, वर्क एथिक्स इज अ बिलीफ दैट हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस हैव ए मॉरल बेनिफिट्स एंड इनहेरेंट एबिलिटी or values to strength, character, and individual ability. It is a set of value centered on importance of work and manifested by determinations or desires to hard work. इसको सिंपल टर्म में समझते हैं। वर्क एथिक्स का मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं मन लगा के करना चाहिए, हमें किसी भी काम में ऐसा नहीं कि कोई हमारा बॉस अगर हमें देख रहा है तभी हम अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें हमेशा अपना काम मन लगा के अच्छे से हार्ड वर्क के साथ करना है। ठीक है, डिलीजेंस पूरी मेहनत के साथ पूरे मन लगा के अच्छे से हार्ड वर्क करके हम अपना काम कंप्लीट करना है, वो होता है हमारा वर्क एथिक्स। कि हम कैसे काम काम करना, मतलब जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में 10 एम्प्लॉय, 10 में से 4 एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और चाहे उनका बॉस ऑफिस में अवेलेबल है चाहे नहीं है उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी के बचे जो 6 एम्प्लॉय, उनमें से मान लीजिए एक बॉस था तो बचे कितने, 5 एम्प्लॉय। तो वो जो 5 एम्प्लॉय है वो देखते हैं कि जिस टाइम पे बॉस ही ऑफिस में है या वो कहीं बाहर मीटिंग पे नहीं है या वो छुट्टी पे नहीं है, उनका ध्यान उसी तरफ होता है कि बॉस अवेलेबल नहीं है तो हम आराम से अपना काम करेंगे, मन लगाना तो दूर, हम अपना ऐसे ही टाइम पास करेंगे, इस तरीके का सोच है। तो वो वर्क वर्क एथिक्स नहीं है, मतलब अपने काम को मन लगा के करना, हार्ड वर्क के साथ करना, चाहे आपका बॉस अवेलेबल है चाहे नहीं, वो आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम मन लगा के दिल लगा के काम करते हैं, वो होता है हमारा वर्क एथिक्स। ठीक है, मतलब काम को कितना इथिकली आप हार्ड वर्क से आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, विसल ब्लोअर पॉलिसी। विसल ब्लोअर पॉलिसी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको शक है किसी पर्सन पे और किसी आपके साथी, आपके आपके एम्प्लॉय पे कि आपके किसी कॉमरेड पे, आपके किसी साथी जो कि आपके साथ ही काम करता है उसको उस पर आपको डाउट है कि वो कोई काम गलत कर रहा है, या आपका वो सीनियर भी हो सकता है, आपको लगता है कि मेरा सीनियर है पर ये कोई काम जो कर रहा है जो कि अनएथिकल है, गलत है, इलीगल काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट उसको कहीं जाके बोलते हैं और आपको मालूम है कि वो पर्सन बहुत पावरफुल है कि अगर मैं डायरेक्ट जाके कहीं बताऊंगा और मेरा नाम वहाँ आ गया तो मेरी जॉब तो गई और भी मुझे बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, तो विसल ब्लोअर पॉलिसी का उसके पास बेस्ट ऑप्शन है कि तो वो रिटर्न में मेल के थ्रू जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उनको कंप्लेन कर सकता है उस पर्सन की, वहाँ पे जो है बता सकता है कि ये पर्सन ऐसा इथिकली जो है, हर बैंकों का जो है
विसल ब्लोअर पॉलिसी के लिए प्रॉपर मेल आईडी रहता है कि आप इस पे मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी इलीगल या अनएथिकल होता हुआ लगता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि विसल ब्लोअर पॉलिसी में आपका नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर आप चाहे तो अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी बता सकते। यानी आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसमें, विसल ब्लोअर पॉलिसी में। ठीक है, वही इसका पर्पस है। हो क्या गया, इसका पर्पस वही है कि इसे इनकरेज किया जाएगा एम्प्लॉय को टू कंप्लेन अबाउट इलीगल एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिस्क्लोजिंग आइडेंटिटी। तो कंप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी उनको लगता है ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं किसी को अपनी आइडेंटिटी बताए हुए। ये इसका अच्छा बेनिफिट है, किसका, विसल ब्लोअर पॉलिसी का। चलिए, इसके साथ ये क्वेश्चन हमने देख लिए, कुछ और क्वेश्चन हम अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इनको एक बार आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।